नाजरीन, ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी इकाइयाँ मौजूद हैं उन सब का हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िक्र करें और उनके ऊपर अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े। बलूचिस्तान के अंदर सैलाबी कैफियत हो चुकी है, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से। कहीं सैलाब आया, कहीं रेला आया, कहीं हद से ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए, जानी भी हुए, माली भी हुए, माल मवेशी का नुकसान भी हुआ, खड़ी फसलों का नुकसान भी हुआ। इसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से हर शहरी जो पाकिस्तान का है उसके कंधे के ऊपर अब ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपना हिस्सा किसी न किसी तरीके से डाले। जिसकी ज़ुबान है वो आवाज़ बुलंद करे, जिसके पास वसाइल हैं, मुखय्यर है, वो उनके लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन भी करे। और रियासत की भी अपनी जगह ज़िम्मेदारी है। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लेकर गए, उनके दिल में भी दर्द है। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह लोगों के दुखों का मदावा कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि उन्होंने ख़ुद नोटिस किया, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद इस चीज़ का नोटिस लिया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस हुई है और जो आवाम है उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एपैथी है, पर हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि नेचुरल डिज़ास्टर को हम लोग इतनी संजीदगी से लेते नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं पाक अफवाज को सलाम पेश करना चाहूँगा जिन्होंने अपने किरदार को भरपूर अंदाज में निभाया। हम भी देखा कि हमारे फ़ौज के आला अफसरान ने अपनी जान का नजराना पेश किया अपनी ऑफिशियल खिदमात पेश करते हुए। तो ये जनाब आप देखें कि और कौन सा इदारा ऐसे हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, कौन ऐसे सियासतदान हैं जो इस तरह के कठिन और मुश्किल हालात में जाकर आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार है। तो आपने देखा अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज के अंदर अपना फ़र्ज़ निभाया। उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, शहदा का एहतराम करना चाहिए और मुल्क की यकजहती के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए और ऐसे दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को जो है नाकाम करना चाहिए जो हमारे इदारे और हमारे अवाम के दरमियान किसी किस्म का शगाफ पैदा करना चाहते हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के माशी हालात और मामलात इसके बाद यकसर तब्दील हो जाएंगे। मईशत बहुत बुरे हालात में थी बलूचिस्तान की, अब उसको बेहतर करने की ज़रूरत भी है। लोगों को इस सैलाब के बाद, इन बारिशों के बाद, इन मुश्किलात के बाद रिहेबिलिटेट करना भी एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, प्लानिंग। और यहाँ पर इसीलिए ख़ास तौर पे हमने दावत दी है जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब को, जो कि सदर हैं पाकिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के और बाहर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा सर के मरूज़ी हालात यानी ग्राउंड रियलिटी से हमारी आवाम को आगाह करें। सिचुएशन पहले कैसी थी, अब कैसी है और मुस्तकबिल में कैसी होनी चाहिए, इसके मुतालिक हमें बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई, काफ़ी हद तक चीज़ें तो आपने एक्सप्लेन कर दी। मेरा ख़्याल है मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल जाऊँगा तो वो क्रिटिसिज्म में होगा और ये टाइम क्रिटिसिज्म का नहीं है। नेग्लिजेंस, अंडर कैपेसिटी, ये तो सब जानते हैं कि ऐसा है, प्रॉब्लम प्रजिस्ट करती है। बलूचिस्तान 47% है इस कंट्री का जोग्राफिकली और 24 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल का डैमेज होगा ह्यूमन रिसोर्स का, किस लेवल का डैमेज होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, किस लेवल का डैमेज होगा इकोनॉमिक्स का। ये तमाम चीज़ें जब मिलाएं तो बहुत शॉर्ट में मैं बोलूँगा कि हालात ठीक नहीं हैं। अब गवर्नमेंट की हर मौके में ऐसे, बलूचिस्तान में पहले भी फ्लड आ चुके हैं और बलूचिस्तान में पहले अर्थक्वेक भी आ चुके हैं और गवर्नमेंट को अपनी कैपेसिटी मालूम है और मैक्सिमम वो लोग जो हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे या ज़्यादा से ज़्यादा जो पीडीएम है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो उनको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी अभी वो नहीं है कि 47% ऑफ पाकिस्तान को लुक आफ्टर कर सके। सेम प्रोसेस जो है मज़ीद एक और डिले होता है कि एनडीएमए जो है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट,
वो उनकी इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं होती जो मैंने देखा है, क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग अपनी है। बाहर के मुल्क से कुछ एड आती है तो वो एनडीएमए उसको संभालता है, फाइनेंशियल हो या सपोर्ट में हो। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो नेग्लिजेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इग्नोर हुई हैं पास्ट टाइम में। उनको गवर्नमेंट ने प्रॉपर नहीं किया, उनकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई, प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुए। अब जो अफसोस कुन बात है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत कम प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन एक चीज़ का मैं खुशी का इजहार करूंगा और बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ख़ासकर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बड़े वाइब्रेंट हैं और उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और बहुत ज़्यादा, जैसे मैं ज़रूर लूँगा ताकि दूसरे हॉस्पिटल्स को भी ख्याल आए कि इंडस हॉस्पिटल जो है उनकी वैसे भी सर्विसेज एवरीबडी नोज इन पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान में जाके अपना हॉस्पिटल भी सेटअप किया, डॉक्टर भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उस कैपेसिटी का नहीं कर रहे जिस चीज़ की ज़रूरत है। अभी ये तो पूरा हो जाएगा। देखें, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला अपने मखलूक का ख़ुद ख्याल करते हैं। वहाँ इंसानी जानें भी गईं, वहाँ लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नुकसान हुआ, माल मवेशी जो हैं वो बह गए। दैट्स एक्चुअली द इकोनॉमिक्स ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की इकोनॉमिक 67% एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो जो कोस्टल डैमेज है वो एग्रीकल्चर को है, दैट मीन्स द इकोनॉमिक्स। अब फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि बलूचिस्तान की इकोनॉमिक्स को कैसे एड्रेस करना है। अब एड्रेस अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझे कि वो अपने अकले कुल से इसको एड्रेस कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। आपको 100% फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट चाहिए होगी। आउटसाइड सपोर्ट मीन यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो अभी नहीं तक। तो इशू जो है वो इसी मैग्नीट्यूड का है, इतने बड़े मैग्नीट्यूड का है कि हमारे बियॉन्ड कहाँ पर कैपेसिटी है। आप जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा है, मैं यकीन से आपको बता दूं। आप ये छोटी सी देखें कि कराची को मिलाने वाला तारीखी ब्रिज जो है वो टूट गया। तो दूसरा ये कि मेजर ब्रिजेस टूट गए, डैम जो छोटे हैं वो उड़ गए। दैट मीन्स कि इस वक्त हमारा कनेक्शन बलूचिस्तान से वो कट चुका है। कटा तो नहीं, बहरहाल गवर्नमेंट ने हिम्मत करके जो बाईपासेस बना सकते थे उन्होंने उसको एक्टिवेट किया, लेकिन उस लेवल का नहीं। आज भी एंट्री एग्जिट में डिले होता है, ट्रांसपोर्ट को प्रॉब्लम है, और जो बिजनेस ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको प्रॉब्लम है। वो उसमें दो राय नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज कर दूं गवर्नमेंट का, उसमें जितनी कैपेसिटी नहीं, वो हमारे पास टाइम होगा और मैं और आप करते भी हैं खुल के क्रिटिसाइज। और इसी चीज़ को मैं भी हाईलाइट करता रहा हूँ कि हम सीपैक और गवादर पे बड़ी बात करते हैं, बट देयर इज़ नो प्रॉपर मोटरवे बिटवीन सिटीज़ ऑफ बलूचिस्तान द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। एक दास्तान सुनी थी मैंने भी कि एक कान मिल गई सोने की, उसमें इतना सोना है, छनका छनका के उसे देखा, कहते हैं 200 अरब डॉलर से ज़्यादा। वैसे एक फाजिल वजीर भी कहा करते थे पिछली हुकूमत में कि 200 अरब डॉलर लोगों का बाहर पड़ा हुआ है। इसी तरह ये रिकोडिक में भी कहा गया सोना 200 अरब डॉलर। वैसे आपको बता दूं कि रिकोडिक बेसिकली दे आर कॉपर माइंस। कॉपर माइन जो होती है अल्लाह ताला का उसमें सिस्टम ऐसा है दुनिया के अंदर कि जहाँ पर कॉपर मिलेगा वहाँ पे शायद और भी इस तरह की ठोस जो होते हैं, क्या कहते हैं आप, मेटल्स, वो मिलते हैं, और उसमें गोल्ड भी शामिल होता है। लेकिन इसमें कहा गया कि गोल्ड जो है उसकी भी तादाद होगी। सैंडिक में भी था मेरे ख्याल गोल्ड, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फिर उसके बाद इसका बड़ा अच्छा स्टेटस क्रिएट किया गया, बहुत हाइप क्रिएट की गई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन करंटली अभी ये कहाँ खड़ा है? मैं देख रहा था सरदार शौकत पोपलजई साहब, आपसे मंसूब भी कुछ खबरें गर्दिश में रहीं कि आप भी अपनी राय इसके मुतल्लिक दे रहे थे और बड़े अपने रिवायती अंदाज में दे रहे थे। तो थोड़ा हमें बताएं ये रिकॉर्डिंग का क्या बना, ये 200 अरब डॉलर का सोना और फिर बड़ी बड़े अशखास का नाम आना, फिर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान की जगहसाई होना, और जगहसाई के बाद दोबारा से सुलह हो जाना, फिर मामला क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आई, ज़रा तफसीलन समझाइएगा। बहुत शुक्रिया अली भाई, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और मैं आपको बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने इसको डिस्कशन में लाए।
देखिए रेकोडेक एक बड़ा वर्ल्ड क्लास है, किसी ने उसको दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा डिक्लेयर किया, किसी ने तीसरे नंबर पे, किसी ने दूसरे नंबर पे, ये नंबर गेम्स होती रही। ये 1993 में जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP उनको दिया गया, फिर वो 6-7 साल कुछ भी नहीं कर सके। फिर उन्होंने अपनी एक अपने से छोटी कंपनी को वो सेल कर दिया, और इवन विदाउट परमिशन फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज में भी उसको डाला। फिर अल्टीमेटली क्योंकि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो घूमते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, फिर इनकी इस पे नज़र पड़ी बारेक गोल्ड की। बारेक गोल्ड कैनेडियन कंपनी है, और उसके साथ फिर ऑगस्टा है, ये चिलियन कंपनी। इन्होंने एक कंपनी बन चुकी थी MCC, TCC, उसको उन्होंने ओन किया, और वो फिर गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट की और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लिया। अब वो इतना स्लो प्रोसेस रहा कि कनाडा बारेक गोल्ड ने जो काम किया, अकॉर्डिंग टू देम कि जी उन्होंने फिजिबिलिटी भी कोई 1 लाख सफ़े की बनाई और बहुत काम किया और उसके प्रोस्पेक्ट्स देखे, लेकिन विजिबली वो चीज़ नज़र नहीं आई। अगर होता तो वो काम होना चाहिए था। मैं समझता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट दी कि ये वाहिद कंपनी है जो सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट को आज 30 साल हो गए, और आज तक सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो अपने तौर पे या गवर्नमेंट वहाँ पे एयरफील्ड प्रॉपर नहीं बना सकी। लेकिन ये TCC के लिए बाकायदा एयरफील्ड बनी वहाँ पे रेकोडेक में, और इनकी एविएशन कम्युनिकेशन होती थी, पूरी प्रॉपर होती थी। लेकिन वो क्यों स्लो रहा, क्या रहा, ये मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसकी ज़िम्मेदार मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। लामाल वो माने या ना माने इस चीज़ को, वो बिल्कुल हैं। अल्टीमेटली एक चीफ मिनिस्टर आए जिनको समझ होगी, या वो बहुत नेशनलिस्ट सोच के थे, तो उन्होंने जब इन्होंने माइनिंग उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर कोर्ट की इंटरवेंशन भी होगी, फिर इंटरनेशनल, वो एक लंबी कहानी है। मेरा ख्याल अब तो बच्चा जानता है इसके बारे में। देखिए मैं क्योंकि बिगिनिंग से इसको प्राइवी हूँ, इसको जानता हूँ, जिन चीफ मिनिस्टर ने इसको साइन किया मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, और वाकई वो ट्रू बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये जो प्रूवन रिजर्व्स हैं ये कोई $250 बिलियन के हैं, और अनप्रूवन एस्टिमेटेड जो है वो $1 ट्रिलियन है। दिस इज़ द रियलिटी। अब अगर कोई कंपनी ना माने तो मेरा ख्याल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट ने उनको साइडलाइन कर दिया, उनसे टेक्निकली पूछा जाए। आज GSP का जो हेडक्वार्टर है कोयटा के अंदर, वो हॉन्टेड हाउस है, एंड बिकॉज द गवर्नमेंट डजंट केयर फॉर दैट। और उनके पास क्रेडिट में बहुत से ऐसे माइनिंग से डिस्कवरीज हैं जो बड़े तारीफ के लायक हैं, उनको साइडलाइन कर दिया। दे नेवर हैड एनी स्टेक्स इन दी। नहीं, लेकिन आई जस्ट टेक अ पॉज हियर, आपसे एक सॉरी इंटरवेंशन करना चाहूँगा। डू यू थिंक देयर आर स्टिल प्लेसेस नाउ दैट रिक्वायर फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड GSP may be useful in the future, in the sense that there may be new sites for exploration of precious metals, semi-precious metals or industrial metals or otherwise? देखिए दो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल गवर्नमेंट को पैटर्नाइज करना चाहिए, उनको फाइनेंस करना चाहिए। उसके अलावा, उनकी फाइनेंसिंग के अलावा इंटरनेशनल जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको फंड करेंगी। उनमें लीडिंग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, नो डाउट। हमारे बहुत से जियोलॉजिस्ट बलूचिस्तान के, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता था, वो इसी किस्से के अंदर, ये रेकोडेक के किस्से के अंदर, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को छोड़ के वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, मुल्क से बाहर चले गए। ये बड़ी तकलीफ से मैं बता रहा हूँ, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स था। उसके बाद PCSIR, देखें आज 2 बाहर की कंपनी है, जिसको देखो वो माइनिंग कोई टेस्ट कराना हो या कोई और टेस्ट कराना हो, वो सीधा उनके पास जाता है। मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी हमारी PCSR लेबॉर्ट्रीज के पास है, और उन्होंने हर इंपॉर्टेंट शहर में, कराची में, कोयटा में बहुत बड़ा सेटअप किया। उसको कोई कंसल्ट नहीं करता। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। आप अपने इतने बड़े इदारे बना के जहाँ दुनिया स्पेंड करती है, वो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं।
और ये आज रिकोडेक जिस जगह पे खड़ा हुआ है ये सिर्फ इग्नोरेंस की वजह है, इग्नोर करना। अब सबसे बड़ा जो इशू है ये टेक्निकल, उम्मीद है मैंने जो कहा वो काफ़ी होगा। जो मेजर इशू है, अभी गवर्नमेंट ने बारेक के साथ दोबारा एग्रीमेंट साइन किया, नो डाउट वेलकम, कोई इशू नहीं है, बट डू द लोकल्स हु मैटर हैव अ स्टेक्स इन दैट? नॉट एट ऑल। किसी ट्राइब को, मेरा अपना ट्राइब वहां मौजूद है, किसी ट्राइब को खबर नहीं है कि उनकी क्या हुआ। ये कैसे हो सकता है? माइनिंग रूल्स के अंदर है कि आपको लोकल स्टेक होल्डर रखना है, आपको लोकल से मुशावरत करनी है। अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये चीज़ें करनी हैं तो फिर लोकल्स की फिर आवाजारी जब हो, जब वो परेशान हो के सड़कों पे निकलें, अगर आपको आंखें दिखाएं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ रेकोडेक के अंदर पहले भी निगलेक्ट हुआ, फिर दोबारा जो लोकल ट्राइब्स हैं उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। और उसके ऊपर आप देखें, आप लोकल्स को नहीं मान रहे, लोकल को स्टेक होल्डर नहीं बना रहे। जो फॉरेन इन्वेस्टर जिसने साइन किया उसने 2 शराइत आपको रखी हैं। उसने कहा जी सुप्रीम कोर्ट हमारा केस जो चल रहा है वो रिव्यू करें, और प्लस इस जो एग्रीमेंट हुआ है ये नेशनल असेंबली जो है वो उसको कंसेंट दे उसकी। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर अपने इतनी सिक्योरिटी देख रहा है तो आप लोकल लोगों को इतना इनसिक्योर क्यों समझते हैं? यू हैव टू टेक देम ऑन बोर्ड आल्सो। आप बेफिक्र रहें, हुकूमत जो है वो ज़रूर आपकी बातों को, और आप जैसे जो अच्छे रिलायबल लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पुरअमन हालात रहें, कोई मसले मसाइल पैदा ना हो, तो वो ज़रूर जो है वो इसके बारे में कोई ना कोई एक्शन भी लेंगे, मेहनत भी करेंगे, काविश भी करेंगे, ताकि लोकल जो लोग हैं वो सेटिस्फाई रहें और ऐसी कैफियत पैदा ना हो जहां लोग एजिटेट हों और उनको ऐसे लगे कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक पसंदीदा मौजू, आपकी गैर मौजूदगी के अंदर मैं वो मौजू डिस्कस नहीं करता, अभी वो मेरा पसंदीदा मौजू है सीपेक, जिस पर मैं आपके साथ छेड़छाड़ ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं उसके बग़ैर रह नहीं सकता। वो हमेशा जब भी सरदार शौकत पोपलज़ई साहब आते हैं तो अब वो बेबाक गुफ्तगू करते हैं और सख्त बातें भी हो जाती हैं उसमें, लेकिन ये है कि अब यहाँ आएँ और सीपेक की बात मैं ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, मुझे इत्तेफाक हुआ चंद चीज़ों को देखने का, तो मैंने ये गूगल बादशाह होता है टेलीफोन में, मैंने इससे पूछा कि मुझे कराची से लेकर जाओ बीजिंग, तो उसने मुझे कहा कि साहब ये कोई सड़क नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं पाकिस्तान के अहम शहरों से यह मालूमात करने की कोशिश करूं कि मैं गवादर कितनी आसानी से पहुंच सकता हूं। चलो मैं अगर बीजिंग नहीं पहुंच सकता तो कम से कम मैं गवादर पहुंच सकूं, और वो भी बराह रास्त, हिया हुआ नहीं कि मैं यहाँ से जाऊँ लाला मूसा से जाऊँ चीचों की मलियाँ और वहाँ से मैं उल्टा हाथ लूँ, फिर एक पतली गली आएगी, फिर उससे तीसरा दाहिना हाथ लेने के बाद फिर मैं गवादर आऊँगा। तो ये वाला रोड नहीं, प्रॉपर मोटरवे। तो मैंने उसमें देखा कि ये जो कोस्टल हाईवे है इसके लिए भी मुझे हिया हुआ करके कोस्टल हाईवे पे चढ़ना पड़ेगा। फिर कोस्टल हाईवे पर जब मैं आ जाऊँगा तो ये हाईवे है, मोटरवे नहीं। और ये ज़ाहिरी बात है उसका तर्ज, उसकी मैनेजमेंट और उसका जो अपकीप है वो भी मोटरवे की तरह का नहीं है। और अगर मुझे कराची शहर से गवादर तक पहुंचने में 8 घंटे या उससे ज़ायद लगें तो सॉरी, फिर तो ये सीपेक वाला रूट समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो लाहौर से लेते हैं, तो वो तो और घुमा फिरा के मुझे लेकर गया। मैंने कहा इस्लामाबाद से लेते हैं, वो भी और घुमा फिरा के गया। मैंने कहा चलो पेशावर से देते हैं, तो वो भी यूँ घुमा फिरा के मुझे कहीं लाया। तो मैंने बोला ये तो 3 रूट बनाने थे, वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर, तो समझ कुछ आई नहीं। एक बराह रास्त राब्ता सड़क आपने गवादर से किसी बड़े शहर को बराह रास्त नहीं जोड़ा, तो आप कैसे मुझे या किसी भी बाहर के आदमी या गोरे को सेटिस्फाई करेंगे कि आप सीपेक के बारे में संजीदा हैं? पहले मुझे मोटरवे तो बना के आप दिखाएं बराह रास्त गवादर से अहम शहरों तक। मेरा ऐसा सोचना है, पता नहीं आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अली भाई। फिर आप सीपेक में ज़रूर छेड़ते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं फिर आपको पॉजिटिव इंडिकेटर देता हूँ कि ख़ासकर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है मियाँ शहबाज शरीफ की, इन्होंने दोबारा उसके अंदर जो उसका मोमेंटम है, मोमेंटम उसको
बेहतर किया। रीगेन करने की कोशिश की है कि वो बेहतर हो जाए और फास्ट पेस पे आ जाए। आपको पता है वो 2 चक्कर ग्वादर के लगा चुके हैं। देखिए अब एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम चीज़ें ऑन फील्ड नहीं कर सकता, कोई भी हो। मैं किसी की तारीफ या किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा हूँ। देखिए बहुत सी चीज़ें जो आपने एन रूट बोली, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी हैं। कोई शक नहीं, चारों सूबों में सबसे ज़्यादा रूट जो है वो बलूचिस्तान से गुजरेंगे, और तीनों जिनका नाम आपने लिया, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, ये बलूचिस्तान से गुजरेंगे। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ बिगिनिंग में कि बलूचिस्तान जोग्राफिकली 47% है इस कंट्री का, तो वहाँ से गुजरना है। सेंट्रल रूट पूरा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ग्वादर से कोयटा, कोयटा से ग्वादर में प्रोविंशियल कैपिटल है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत आसानी है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कराची में भी आप आ सकते हैं, कोस्टल हाईवे मौजूद है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की नहीं है जो आप जिसको एज्यूम कर रहे हैं। तो उसको बनाना चाहिए और जल्दी बनाना चाहिए। ये छोटी सी एक मैं समझूंगा, जो मेरी ओपिनियन है, मैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम की ओपिनियन है, कि जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट लगे वो गवर्नमेंट ने $36 बिलियन जो है सीपैक के एनर्जी के ऊपर लगाए। उसके लगाने के बावजूद भी आज पाकिस्तान पूरा जो है वो एनर्जी डेफिशिएंट है। हम उसको एनर्जी को उस लेवल पे नहीं जा सके। लेकिन सरदार साहब मैं आपको हैरान करूंगा एक बात बताकर। हमने एक सीपैक के एक्सपर्ट को प्रोग्राम में मदऊ किया, कोशिश करूंगा किस दिन आपको भी उनके साथ बिठाऊं। उन्होंने कहा साहब ये वाला कॉरिडोर भी नहीं है, वो वाला कॉरिडोर भी नहीं है, वो वाला सड़क भी नहीं है, वो एनर्जी भी नहीं है, पता नहीं उन्होंने उसको श्रिंक करके कुछ और ही बना दिया। मैं कंफ्यूज्ड ये हूं कि देयर इज़ नो सेंट्रल विजन एज टू व्हाट सीपैक इज़। मैं तो ये कहता हूं क्यों ना इसे एट ए नेशनल लेवल डिफाइन कर दिया जाए कि सीपैक प्रोजेक्ट के क्या क्या पैराडाइम्स हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है, मैं आपके साथ इत्तिफाक करता हूं, लेकिन जब इस पर पेशरफ्त ना हुई तो फिर मामलात ये हुए कि लोगों ने अपनी मर्जी की डेफिनेशन सीपैक को दे दी और उसको सक्सेस करार देने के लिए उसकी अलग-अलग कहानियां बताई। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि नेशनल लेवल पे क्यों नहीं आप डिफाइन करते कि प्रोजेक्ट क्या है। देखिए ये बिल्कुल स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट है, और फिर चाइना के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, अपने इंटरेस्ट। आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो आपने बेल्ट एंड रोड को स्टडी करना है, फिर नीचे सीपैक के ऊपर आना है। अब ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्या उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया, क्या उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, उनसे उनकी नीड्स पूछी, उनको प्लानिंग का हिस्सा बनाया, या सीक्रेटिव चलते रहे। आपने देखें सीपैक का अखराजात तो अपनी जगह है, आपने सीपैक अथॉरिटी बना दी फॉर व्हाट? आपके पास अपनी फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं, आपकी प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं, तो आपने ये व्हाइट एलिफेंट किस लिए खड़ा कर दिया? तो ये नहीं, लेकिन अब तो कहानी थोड़ी सी बदल के पेश की। एक सीपैक के एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये मैरीटाइम रूट है और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो किसी और तरह से रीप होंगे। तो मैं सर ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि माशाल्लाह आप तो पूरा चीन घूमे हैं, मुझे पता है, ये जो वेस्टर्न चाइना है इट इज़ लीस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ चाइना। इसमें रिसोर्स रिच ज़रूर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। एंड सेकेंडली वी कैंट, यू एंड आई कैन नॉट जस्ट वॉक इन टू दिस पार्ट ऑफ चाइना। अगर हम बाबू सर टॉप जाएँ तो हम तस्वीरें वहाँ खिंचवा सकते हैं। वी कैंट जस्ट वॉक इन टू वेस्टर्न चाइना विदाउट प्रायर अप्रूवल्स, वीज़ाज एक्सेट्रा। देर इज़ नो वीज़ा फ्री ट्रैवल बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। सो हाउ कैन यू एंड आई बेनिफिट विदाउट इवन गोइंग देयर? आप मुझे बताएं, मैंने पाकिस्तानी कैन नॉट इवन गो टू वेस्टर्न चाइना, कैन नॉट एक्सेस, then how can we develop business relations? ये मेरा सवाल है। No, he can, ये मैं अश्योर कर दूं, this is sorry for saying, नहीं आप इस्लाह करें, मेरी इस्लाह करें। ये डिसइंफॉर्मेशन है, आप बिल्कुल अब शिनजैन सूबे में और बलूचिस्तान में सिमिलैरिटीज हैं। आप पॉलिटिकल इश्यूज को माइनस कर लें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हाईलाइट करती है, ये सिमिलैरिटी हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, वो तो एक अपनी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, मेन गवर्नमेंट के अंडर। हमारा बलूचिस्तान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। डेवोल्यूशन आ गया, 18th अमेंडमेंट आ गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो गई, लेकिन आज भी वो पावरलेस है। फेडरल गवर्नमेंट वो चीज़ें नहीं करती जो सूबा कर, इसलिए चीज़ें स्लो पेस्ड हैं।
आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वाइब्रेंट होना पड़ेगा। वाइब्रेंट मीन अपने 18 अभी रेकोडेक हमने डिस्कस किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कितनी पावर है आपको नजर आ गई। मैं समझता हूं कि हमें ये सोचना है कि एक दिस इज मार्केट टेंडेंसी, वर्ल्ड ओवर मार्केट टेंडेंसी है कि लोकल जो लोग हैं, जो होस्ट हैं इन्वेस्टमेंट के, दे हैव द फर्स्ट राइट टू एंजॉय द फ्रूट्स एंड दे कैन ऑफर यू इन्वेस्टर के जी आप ये काम करें तो आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। फिर वो मिल बैठ के आपस में डिसाइड कर दें। यहां तो ऐसा हो ही नहीं। मैं जब बीजिंग में जाता हूं या चाइनीज से बात करता हूं, वो कहते हैं सॉरी हमारा तो स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट है। आप बलूचिस्तान को ले लें, बलूचिस्तान के किस हिस्से में हबको प्रोजेक्ट जो है ये पहली प्रोजेक्ट था, उसको अपग्रेड किया गया अंडर सीपेंग, फिर ग्वादर लिया गया, ग्वादर को फ्री जोन बनाया गया और बलूचिस्तान के किसी हिस्से में बता दें तो ये फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं। दे शुड आई यूज वर्ड डिक्टेट, और वो अपनी ओपिनियन देते हैं कि जी आप ऐसा कर लें। जो गेस्ट है, जो इन्वेस्टर है, उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसने तो आना है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में। अभी वो ईरान के साथ भी एग्रीमेंट कर चुका, वो अफगानिस्तान में भी नजर रखे हुए, सेंट्रल एशिया में नजर रखे हुए, तो हम फिर पीछे क्यों रहें। बड़ा अहम नुक्ता आपने यहाँ पे रेज़ किया है और ज़ाहिरी बात है आप एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, आपका इंटरेस्ट यही है कि इस मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए बेहतर। यू वांट टू प्रोटेक्ट योर पीपल, यू वांट टू प्रोटेक्ट दिस नेशन, यू वांट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट्स। तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से उसे हाईलाइट किया, लेकिन हमारे पास वक्त मुख्तसर था और अब इस चीज़ को हम मुस्तकबिल के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली दफ़ा आपके साथ मौजू गवादरी रखूँगा और कोशिश करूँगा अगर मौका मिला तो आपके साथ गवादर चला भी जाऊँ, ऑन ग्राउंड रियल सिचुएशन हमारे नाजरीन को दिखाऊँ। यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करते हुए नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।